जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज कह सकते हैं। फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट ही है जो आरआरबी एनटीपीसी का है ना, मुख्यतः रेलवे के लिए है। और बाकी जैसे ग्रुप डी है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी है, यूपीपी, यूपीएसआई, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले जिसमें मैथ्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको आराम से समझते हुए चलेंगे। सेट नंबर 11 है, टारगेट 30 में से 30 है। तो वीडियो शुरू करते हैं, है ना, बिना समय गंवाए। और इजी टफ जिस तरीके का सवाल बनता है सारे के सारे हम लोग सवालों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25, 30, 60 का लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा? तो इसका एलसीएम क्या आएगा? देखिए तरीका क्या है, आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और आप जितना जल्दी सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो फिलहाल मैं बताऊं इसका 5 और 5 6, क्योंकि इसमें जो है 2 12 होएगा तो 2 और भी होगा ना। ठीक है, तो 25, 50 और 300। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम इस तरीके से ले लेंगे जैसे भी हो। ये तो नॉर्मल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है। यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटा भाग चॉकलेट का होगा। छोटा भाग यानी ये, हम इसको अलग अलग लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 7x एंड 4x, और इनको हम लोग जोड़ेंगे। देखिए कई तरीका है। 7x प्लस 4x बराबर 121, जोड़ देंगे 11x बराबर 121, 11 से डिवाइड कर लेंगे 11 आएगा, तो x बराबर क्या है 11, तो छोटा वाला ये है, तो 11 चक्कू 44। ठीक है, ये तरीका है। दूसरा, डायरेक्ट किसी का भाग निकालना है तो 121 से सब कुछ वही है, उसका जिसका निकालना है वो और बटे दोनों का योग जो रेशियो में होता है। तो देखिए वही बात है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोशिश करेंगे हम लोग, समझते हुए चलेंगे। 525 का 28%। अभी देखिए इजी सा स्टार्ट यहाँ हो रखा है, आगे जबरदस्त क्वेश्चन मिलने चाहिए। देखिए 525 का 28% क्या होगा? तो 525 का 28% क्या होगा? ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आप गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं, नहीं तो भैया छोटा कर लो और थोड़ा सा आसान हो जाता है आमतौर पे, है ना। तो 5 एकम 5 और 5 बचे 25, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 21 बचेगा, फिर 5 चक्कू 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, और या 4 सत्ते 28, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। ठीक है, उसके बाद 65 का 220% क्या होगा? एक ही सवाल दोनों, 220% का मतलब बटे 100 ही होता है। इसको 0 से 0 डिवाइड करिए और ये 11 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 से 15, फिर 11 से 33, फिर 11 एकम 11 और 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा 14। ठीक है, तो 142 होएगा, है ना, सॉरी 143 होएगा। 142 कैसे हो जाएगा? 3 तो यहाँ लिखा है, तो कैसे 42 बोल रहे हैं भाई? तो इस तरीके से इसका भी आपका आंसर आ गया। देख रहे हैं, ये इजी वाले थे। अभी और भी इजी तरीके से, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब शोरमई क्वेश्चन पूछा जाए, तो नॉर्मल से भी क्वेश्चन आते हैं। किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी थी? तो मान लेते हैं, ध्यान से देखिए उसमें उसे बेचा गया है, 693 में बेची है उस लड़की ने, 693 रुपए में बेचा, तो उस पर 26% उसको लाभ मिला है। कई सारे तरीके हैं। देखिए मान लेते हैं डायरेक्ट आप विक्रय मूल्य का ही अगर निकालेंगे, 26% निकाल लीजिए, तो 100 में से घटा लेंगे तो डायरेक्ट क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 26 में से घटाए 100 में से 26 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? और इस पे 74/100। ठीक है, ये तरीका है। या दूसरा तरीका आप कह सकते हैं, चलिए इसी सॉल्व करिए। दूसरा तीसरा तरीका से कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं रखना चाहिए, है ना। तो क्या है,
इसको चलिए, अच्छा मैं वही बताता हूँ, इससे मुझे लग रहा है गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या है, मैं मान लेता हूँ कि वो जो क्रय मूल्य था एक्स था, एक्स का 26% लाभ प्राप्त करती है ना, तो 126, 100 में 26 जोड़ देंगे बटे 100, ठीक है, बराबर 693 रुपया। ये गड़बड़ हो जाता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला था। तो इसको डायरेक्टली 100 ऊपर चला जाएगा 126। जब हम क्रय निकाल रहे होते हैं तो आमतौर पे डायरेक्ट जो विक्रय होता है, विक्रय गुणे 100 और बटे जो लाभ के साथ या हानि के साथ क्रय या विक्रय हुआ था, जितना लाभ या हानि मिली थी उसको हम बटे में रख लेते हैं, वही चीज़ है ना। तो इस तरीके से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। और इजी तरीका क्या है इसको छोटा करने के लिए, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ऐसे तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। 6 3 और मुझे लग रहा है देखिए 63, 63 एक कम 63, फिर 63 एक कम 63, तो 11 5 55। गुड मॉर्निंग। तो देखिए क्या है, 550 रुपये, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? तो देखिए 14% की छूट पर, छूट क्या मिला है 14%, तो एक खिलौने की बिक्री जो है बेचा गया है 215 रुपये में, तो खिलौने का अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य x था, तो x में 14% छूट करी गई है, तो 14% छूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 86%, है ना। तो वो कितने में बिका? 215 रुपये में। मतलब एक बेसिक समझ के साथ चलेंगे तो भी आपका आसानी से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बस अंकित मूल्य का 86%, क्योंकि 14% छूट दिया गया है, तो 100 में से 14 घटा लेंगे, 86%, तो आपका डायरेक्टली हो जाएगा। इसको छोटा करते हैं हम लोग, 2 से ही काट पाएंगे, 2 चक्कू 8 और 2 तिया 6, यहाँ पे 50 होएगा, और ये मुझे लग रहा है 5 से चला जाएगा। देखिए 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, 1 21, ठीक है, फिर 5 25, तो 250 आ गया भाई साहब। ये देखिए पहले से लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक, कोई बात नहीं है, कैसे हुआ ये हम लोग समझ लिए। अभी ये नॉर्मल से बेहतरीन क्वेश्चन चल रहा है, मतलब इसमें मेरिट से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, जो टफ आते हैं वही मेरिट तय करते हैं। 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु इतना, यानी कि 3750 रुपये का निवेश करने पर ब्याज प्राप्त होगा। SI बता रहा है, SI बराबर PRT/100, यही तो होता है। तो SI हमें निकालना है, तो P हमारे पास 3750 गुणे R कितना है भाई साहब? R है 4T है 5 बटे 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 तिया 6, 1 7, तो 7.5 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बढ़िया सा लग रहा है देखने में क्वेश्चन, है ना। अब बढ़िया क्वेश्चन है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से लगाते हैं। देखिए डायरेक्ट दे रखा है a² + b² बटे ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा, जबकि a + b बराबर 8, a - b बराबर 2। तो इसको लगाने के लिए ऐसा करिए, आप नॉर्मल तरीके से ही लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका जब हम फॉर्मूला करेंगे तो वो गड़बड़ आने लगा, वो चाहिए जो वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, फिर समस्या होएगी। a² + b, इसको घात कर लेंगे तब काम चल पाएगा, इसको कर लेंगे तब। इससे बेहतर है कि नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लिया जाए, यानी कि इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर ले, है ना। विधि कोई सा भी हो सॉल्व होना चाहिए, कंपटीशन में हमें कोई विधि का नॉलेज नहीं होना चाहिए कि हाँ ये विधि है, बस ये है कि अपना काम बन जाए। डिवाइड कर लेंगे तो 5 आ गया, a बराबर 5, जब a बराबर 5 आ गया तो b बराबर भी क्या हो जाएगा, 5 घटा देंगे तो 3, तो b बराबर भी क्या हो जाएगा 3। बस सॉल्व हो गया भाई। सॉल्व कैसे हो गया, अब इसी को तो बराबर में रखना है, तो देखिए यहाँ पे रखूंगा मैं, और 5 का क्यू प्लस 3 का क्यू बटे, सॉरी यार ये स्क्वायर है, क्यू कहाँ है, फिर ए का क्या करेंगे, ए का मतलब 5 का क्यू माइनस 3 का क्यू, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऊपर क्या है, 25 + 9 बटे इसका हो जाएगा 25 पंचे 125 माइनस 9 और 3 3 9 3 27, है ना। सॉल्व करेंगे, दशमलव में भी मसला आने लगा है क्या, ओहो। इसको सॉल्व करेंगे 34 बट इसमें 15 में से 7 घटाएंगे 8, 11 में से 2 घटाएंगे 9, बस और कुछ नहीं है।
सॉल्व करते हैं भाई, 2 से डिवाइड करते हैं। सही था ना, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 चक्कू 8, 2 में 18, 49 है तो भैया 49 से 17 में कर लेते हैं। तो डायरेक्ट देखते हैं, दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा और मैक्सिमम 3 बार में, यानी कि 9 27, 27 का 7 और 4 12, 12 2 14, बचा कितना 3, और यहाँ पर कितना बच गया 2, दशमलव है ही है, 0 बढ़ाइए 230, 230 कितनी बार में जाएगा, और देखते हैं ज़रा ऑप्शन। 6 चौक 24 ज़्यादा हो गया, 8 त्रिक 24 हो ही नहीं सकता, एक कम है 4, यही होगा आंसर, 4 से करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कैलकुलेशन दे रखा है, और हाँ उसको हम लोग उसका फार्मूला करके भी लगा सकते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो 2 वाला थोड़ा सा माजरा होता। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 16 पाई इकाई लंबाई वाली एक चाप वृत्त के केंद्र पर 240 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त की त्रिज्या इकाई में ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या को फाइंड करना है। और ये क्या दे रखा है, 16 पाई इकाई चाप की लंबाई दे रखा है। तो देखिए ये पूरा परिमाप के लिए क्या हमारे पास होता है 2 पाई आर, क्लियर है, 2 पाई आर इसके लिए होता है। और लेकिन ये पूरा तो है नहीं, ये पूरा तो है नहीं, ये 16 पाई है, मान लेते हैं चाप जो है 16 पाई, कहीं आधा अधूरा कुछ ना कुछ होगा भाई, है ना, इतना कुछ तो जो भी है। अरे नहीं यार 240 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो 240 है, मान लेते हैं ये 240 हो जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये जो है ये पूरे का आता है, तो यहाँ पे 240 हम लोग 240वां भाग निकाल लेंगे 360 में से, वो बराबर होगा 16 पाई के, क्लियर है। देखिए 2 पाई आर जो होगा पूरे के लिए, और ये कह रहा है कि 240 डिग्री का है, तो मात्र 240 डिग्री के हमें ये बताना है, ऐसा नहीं कि हमें ये पूरा इस तरीके का बताना है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, 240/360 कर लेंगे, उसी परिधि में आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसको सॉल्व करना शुरू करें तो 12 दूनी 24, 12 36, पाई से पाई निपटा देंगे हम लोग, और ये 2 और ये 2 यानी कि 4 चक्कू 16, और ऊपर कुछ बचा नहीं, नीचे 3 है, तो आर बराबर 4 12 आ जाएगा, करेक्ट आंसर 12, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज DEF में कोण E का माप, देखिए ये ऐसा कुछ कह रहा है, ध्यान से समझते रहिए। और देखिए ये यदि आप बिगनर हैं तो महत्वपूर्ण तो है ही है, प्लस आप अगर आपका सब कुछ कंप्लीट है पहले से मैथ्स, तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला ही है। ध्यान से देखिए, डी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये और ये F, डी मैंने जहां से देखिए उसमें कहा है, देखिए डी का वैल्यू का, जो डी यहाँ लिखा होता है ना यहाँ, इसका मतलब ये होता है कि वो यहाँ पे आधार पे होना ही चाहिए। देखिए सेक थीटा का मतलब होता है, सेक थीटा अगर रखें तो थीटा हमें आधार वाला लेना होता है। यदि वो एफ गया था तो मैं इसको आधार लेने लगता, बात समझ रहे हैं। तो ये फाइनली आधार यहाँ है ही है, कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा सेक डी बराबर 25/7, तो डी ई 1.4 है, डी ई 1.4 है। अच्छा मैं इसको देखिए डायरेक्ट रखूंगा, ये सभी लोग जानते हैं लंब है, आधार है, ये कर्ण है, और ये उसमें हम लोग लाल बटे कक्का कर लेंगे। तो सेक का वैल्यू क्या आएगा, कॉस का अपोजिट होता है, देखिए ये होता है के ए, ठीक है। तो ये होते हैं कॉस और सेक के, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो डायरेक्ट रख लूँ मैं, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार बराबर 25/7। फाइनली वो कह रहे डी ई जो है 1.4 है, तो देखिए डी ई आधार ही तो है, डी ई जो कह रहा है वो 1.4 हो जाए, यदि इतना हो तब डी एफ कर्ण का ही पूछ रहा है यार, इसका मतलब ये है इसकी वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है। तो डायरेक्ट इसका ज़्यादा दिमाग लगाते हुए नहीं, आप इसका जो है ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ये दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे, 1 मिनट,
इसको थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है। इधर दशमलव हटा देंगे, इधर जीरो बढ़ जाएगा। 7 दूनी 14, 2 पंचे, ये जीरो था 10 हो गया था ना, 2 पंचे 10 और 5 25। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, के बराबर 5। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए के बराबर 5 है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तीसरी संख्या क्या है? तो ध्यान से समझना है। औसत दे रखा है, डायरेक्टली हम लोग औसत 28 कर लेंगे। और उसमें क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मान लेते पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी, 2x होगी। और तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी कि तीसरी जो संख्या होगी ये वाली, ये इसकी भी दोगुनी है, अर्थात 4x। सबको जोड़ लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ 28 बटे ये 3 रहेगा, या गुणे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6 7 7 हो गया, 7x 7 चक्कू 28, तो x बराबर 4 3 12। करेक्ट आंसर नहीं, अभी क्या है, तीसरी संख्या क्या है, ये इस वाले का पूछा है, बड़े वाले का, तो 12 चक्कू 48 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 48। ठीक है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 300 रुपये है। यदि 25% हानि हुई तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिए 25% की क्या हो गई है, का लॉस हुआ है, और फिर हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 25% हानि होती है। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है 300 रुपये, और 25% हानि होती है। तब पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है। अच्छा, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, 25% की हानि है, ऑप्शन भी टेकअप कर सकते हैं, आप उठा सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली सिर्फ 25% मान लेते हैं x का अगर निकाला जाए तो क्या होएगा, मान लेते हैं क्रय जो है वो x है, सॉरी विक्रय x है, तो क्रय कितना हो जाएगा, 25% की हानि हुई है। अच्छा, तब हम क्रय ले लेते हैं x, तो विक्रय लेंगे x का 25% की हानि हो गई, तो 75 बटे 100, यानी कि हम कहेंगे 3x बटे 4। ठीक है, और इनका जो अंतर आया है, 25% की हानि हुई, अभी जो इनका अंतर आएगा, यानी कि क्रय माइनस, देखते जरा, क्रय माइनस विक्रय, चूंकि हानि हो रही है ना, बराबर 300, दोनों का अंतर आ रहा है 300, तो यहाँ पे x बटे 4 बराबर 300 ही रहेगा। तो x बराबर कितना आ रहा है, वो क्या कह रहा था, विक्रय मूल्य कह रहा था ना, x बराबर 4 3 12, यानी कि जो क्रय मूल्य आया वो 1200 है, और वो कह रहा है कि तो 300 घटा लेंगे ना यार, सीधी सी बात है, 300 घटा लेते हैं, और इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये वाला विक्रय है, तो उसका 25 माने 75 बटे 100 कर लेंगे, या 300 घटा ही लो, सीधी सी बात है। तो आप देख रहे हैं 900 आ गया करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्लू दे रखा था, ऐसा कुछ नहीं है कि वो देगा नहीं। दी गई आकृति में कोण POS अर्थात ये 90 डिग्री है, तो ROQ का क्या माप होगा, ROQ का जो माप होगा, वैल्यू होगी, वो सन्मुख कोण होने की वजह से 90 डिग्री ही होगी, सीधी सी बात है। और ये 90 है, तो ये देखिए ये 90, ये भी 90 ही होगा, क्योंकि ये 180 अंश का पूरा समरेख है, तो मतलब सीधी रेखा है, तो 90 की सब 90 ही है, तो सम्मुख कोण होने की वजह से 90 डिग्री बनाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योग, जबरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, वो कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं, और बिल्कुल आप ये गलती तो कभी ना करें कि आप एक लेंगे, एक कुछ नहीं है, अभाज्य और भाज्य कुछ है नहीं। ठीक है, इस पर सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, और आपको यहाँ आई पे बटन पे या आपको एंड स्क्रीन पे मैं उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर होगा, देखिए पहली जो संख्या होती है अभाज्य वो 2 होती है, और
दूसरी वाली 3, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 5। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन था, बेसिक सा। ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 120 दिन में कर सकते हैं, ए सी उसे 90 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो ए उस काम को अकेले डायरेक्ट देखिए तीनों का एक साथ हम लोग पहले कार्य निकाल लें। ठीक है, तो देखिए इसका जो तरीका क्या होता है, इस तरीके से हम लोग करते हैं, ए प्लस बी फिर प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी। हम देख पा रहे हैं कि सब में जो है 2 होते जा रहे हैं, 2a 2b 2c, तो डायरेक्ट इसीलिए हम लोग कर लेते हैं, इन सब का काम एक साथ जोड़ेंगे और 2 कर लेंगे। ठीक है, 2 से ऐड कर लेंगे। ठीक है, 2 ऊपर ले लेंगे हम लोग फाइनली, है ना। और एक दिन का काम डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों का सबका एक दिन का काम निकालेंगे, तो 72 प्लस 120 प्लस 190, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। अभी 2 यहाँ पे ले आऊँगा मैं, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ 20 है ना, 360। ठीक है, 360, तो ये 72 5 बार में गया और प्लस 120, ये 120 है यार, 120 यहाँ। ठीक है, तभी तो आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 120 है तो ये 3 बार में जाएगा और प्लस 936 इतना है। और इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो 5 3 8 और 8 4 12, 12 बटे 360। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ते हैं 36। ठीक है, तो 5 3 8 4 12। ठीक है, इसका जो एलसीएम और कितना आ रहा था, एलसीएम फाइनली हम लोगों का 360 ही आ रहा ना। ठीक है, तो 1 बटे 30। ठीक है, ए बी सी का जो है इसका जो काम आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है सब में 2 है। ठीक है, दोगुना ताकत से काम कर रहे हैं तो 2 हमें यहाँ गुणा कराना, ध्यान देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा फाइनली 1 बटे 60। इनका जो सम दोनों सब मिल के 1 बटे 60 टाइम पे मतलब काम को कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर है, ये जो बराबर में था तो ये गुणे की चीज़ यहाँ बटे में आएगी ना, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इधर पूरा नहीं लिख रहा था। तो 1 बटे 60 ये तीनों मिलकर, यानी अर्थात हम कहें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 बटे 60 है। और मुझे निकालना सिर्फ किसका है, ए का। ये तरीका है, आप ए का निकालना है तो आप बी सी वाले को उठाइए, बी सी वाले को उठाएंगे तो बी सी का वैल्यू ये है, तो बी सी का 120 रखेंगे तो ए तो बराबर उसको उधर भेजेंगे तो 160 माइनस 120, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 120 ही एलसीएम आएगा। और यहाँ पे 2 माइनस 1 होएगा, तो फाइनली 1 बटे 120 हो जाएगा। तो ए द्वारा किया गया कार्य बटे में ही आता है, कार्य क्षमता 1 दिन का, तो 120 दिन में वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 2 वाला जो था वहाँ गुणा किया था, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। किसी का भी निकालना हो, बी का निकालना होगा तो हम ए सी को उठाएंगे, सी का निकालना होगा तो ए बी को उठाएंगे। ठीक है, जो उसमें नहीं है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर का सफर करता है तथा शेष 40 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में तय करता है। पूरे सफर के लिए औसत गति कितनी है? अच्छा, औसत गति है तो डायरेक्टली सभी दूरियां जोड़ लेंगे, तो 40 30 70 दूरी बटे टोटल समय, तो यहाँ पे समय 5 घंटा है। ठीक है, प्लस ये जो है क्या दे रखा है, किलोमीटर, तो 30 बटे 6 अर्थात क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4, तो 5 ये भी आ गया, तो फाइनली 70 बटे 10 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल होएगा। कुल दूरी बटे कुल चाल, सीधी सी बात है यार, सॉरी कुल समय चाल आ जाएगा। अब क्या है ये देखिए, ये बेसिक सा है क्वेश्चन, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि किसका कितना है। देखिए इतना लंबा आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं तो आपके पास तरीका क्या है, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, जो भी तरीका है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2-2 का पेयर लेते हैं, मैं इसमें बता दे रहा हूँ, बाकी अगर मैं डायरेक्ट इसको बताऊँ तो ये 49 का होएगा। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा है
लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से भाग विधि से कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, 5×5 = 25 ज़्यादा है तो 4 से करेंगे, 4×4 = 16, बचेगा कितना हमारे पास 8। ठीक है, ये यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, 8, और ये 0 एक उतार लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, चलिए इधर ही आ गए, 4×4 = 8। और यहाँ पे अब कितना ले सकते हैं हम लोग कि इतना कुछ आ जाए। ठीक है, तो 9 9 ने 81, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे 80। फाइनली आप देख पा रहे हैं 4 और 9, 4 और 9 इसका आ गया। तो इस तरीके से देखिए इसका 176 + 49, 9 6 15, 7 4 और 11, 11 1 12, और फिर ये 225। तो फाइनली किसका है ये, 15 का। तो इस तरीके से, या इसको भी आप 225 को भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसको कैसे, जब तक पेयर नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, तो एक एक, तो एक बचा, उसके बाद 2 5 हो गया, तो 1 2 हो गया, यहाँ पे 5 से करेंगे 5 25, 5 2 10 2 12 है ना, तो 1 और 5 इसका भी हो गया। तो ये तरीका भी है, अगर नहीं जानते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक ठाक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे टाइम टेकिंग सवाल आते ही आते हैं आमतौर पे, और इसको ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते आमतौर पे, ट्रिक मैंने भी बताई हुई है लेकिन 1 2 3 अगर कुछ सेम सा होगा तब, तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 5 ऊपर चला गया है। अब इसको क्या करेंगे आप, 3 3 9 और 9 5 यहाँ पे जोड़ेंगे, 9 5 14, तो यहाँ पर 14 है और नीचे 3 ही रहेगा, तो 3 फिर ऊपर जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके बताऊँ या मतलब ऐसे डायरेक्ट बता दूँ, चलिए मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। तो फिर ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9 और ये 14 है, तो 14 में अब आप 5 से गुणा कराएंगे, तो 14 पंचे 70, और 70 में 9 जोड़ेंगे तो 7 9, यहाँ पर 7 9 होएगा, 7 9, और बटे यहाँ पे अभी भी क्या था हमारे पास, 14 ही था, तो 14 कहाँ चला जाएगा, और पहले उसको सही कर लेंगे। देखिए 5 9 14 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 9 बटे नीचे 14 है। ठीक है, तो इसको पहले सही कर लेते हैं। तो 14 पंचे एकदम सेम टू सेम है, सवाल देखिए खत्म ही हो गया है। 14 पंचे यहाँ भी प्लस ही होता है ना, 14 पंचे 70, 70 में 9 जोड़ लेंगे, वो भी क्या हो जाएगा 7 9, या डायरेक्ट भी काट सकते थे, बटे 14 बटे यहाँ पे 7 9 बटे 14। अब ये पूरा ऐसे ही दिख रहा है, काम खत्म, 1 आ गया है ना, करेक्ट आंसर 1 होएगा। इस तरीके से देखिए ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है, बढ़िया है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, 4 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। तो देखिए क्या है, ब्याज की दर निकालने का तरीका क्या है, आप एसआई इससे ही फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा है, आप इसको मूलधन लीजिए, 2.5 को भूल जाइए, 2.5 को भूलना नहीं है, मतलब 4 वर्ष ये दिखा रहा है कि 4 वर्ष में, चूंकि ये साधारण ब्याज है तो 1.5 वर्ष और बढ़ेंगे तो ये इतना हो जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली, देखिए अगर इसी से आप लगाना चाहे तो इसी से, नहीं तो A बराबर PRT वाले P से भी लगा सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, SI बराबर PRT/100। बताना क्या हमें, रेट बताना है, T टाइम SI। देखिए इसको क्या करेंगे आप, घटाइए, मेरा यहाँ पे P क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे P ले लूँगा 10 20, और T क्या लूँगा 2.5 घटा लूँगा 4 में से, तो बचेगा क्या 1/2, सॉरी 1.5, यानी कि 3/2 डायरेक्ट कर लूँ मैं। ठीक है, 1.5 वर्ष और बढ़ाएंगे तो 4 वर्ष हो जाएगा। R मेरा यानी कि अब फाइंड करना है, बटे 100 है ही है। अब SI क्या आ जाएगा, SI यानी कि अब भाई 1.5 वर्षों में कितना बढ़ा है ये धनराशि, यहाँ पे हम P ले रखे ना इसको, तो इसमें से हम घटा लेंगे फाइनली, तो हमारे पास कितना आएगा देखिए, और दशमलव वाली चीज़ तो ऐसे ही रहेंगी, और प्लस ये 5, और ये पूरा जो है सॉरी 7 और 4, ये 7 रहेगा, 7 और 4। ठीक है, इसको घटाएंगे वापस करके तो हम देख पाएंगे 7 और 4 बच रहा है। तो ये इसका क्या आया है, ब्याज इतने वर्षों का। ठीक है, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। ये देखिए 0 से 0 डिवाइड कर लेंगे, या ठीक है इसका कोई मतलब भी है नहीं, तो ये वाला 0 आएगा तो इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं रहेगा, ये वाला 0 आके इसको रिप्लेस कर देगा,
तो यानी कि 47/2 बराबर, इसको डिवाइड कर ही लीजिए, हो जाएगा 5 और 1 और गुणे 3 है, तो 5 1 गुणे 3 गुणे r। अब इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करें तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे 3 से डिवाइड करते हैं भाई, कट रहा है कि नहीं, 3 एकम 3 और आई थिंक ये कट ही नहीं रहा है, तो आएगा दशमलव में ही। तो तरीका यही है कि भाई दशमलव में फिर सॉल्व करते हैं सब इकट्ठा करके, है ना। देखिए 472 बटे 5 3 15 और सॉरी 3 एकम 3 और 3 5 15, 153 है, तो 4 से कट जाएगा क्या? अगर कट रहा है तो बेहतर है, कट रहा है। देखिए 4 3, इसको देखिए इससे कट जाएगा, इस 51 से मुझे पहले काटना चाहिए था, कट जाता। चलिए 4 से मुझे लग रहा है कट रहा है। देखिए 4 3 12 और 4 4 5 20, किससे काट रहा हूँ? 4 3 12 और 4 5 20, नहीं हो रहा है। किस तरीके से नहीं हो रहा भाई? 4 7 2, इतना ही तो था। यहाँ गलत तो नहीं घटा हुआ है? घटा तो सही है। 4 3 एकम 3 3 5 15, ठीक है। 4 3 12 4 5 20 20 2 22 4 एकम 4, ये हो ही नहीं रहा है, कुछ तो फॉल्ट है। तो फाइनली जो है ये जो है सवाल गलत है। यदि इसको वो 10 12 रखेगा तब कुछ हो पाएगा सॉल्व, ठीक है। फाइनली ये सवाल गलत है, नहीं तो ये ऑप्शन जो है इस तरीके से आएगा, दशमलव में 3 दशमलव करके आएगा, जो है नहीं। और 4% के लिए इसको 10 12 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली ये सवाल यहाँ 10 12 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल जो है पूरा गलत ही है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 दशमलव करके आएगा, और 10 12 रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको 10 12 रखेंगे तो उसमें जब घटाएंगे तो आपका फाइनली इसी बेस पे आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए ये सवाल अगर 10 20 रखेंगे तो दशमलव में आएगा 3 दशमलव करके, तो वो गलत ही है, ऑप्शन है नहीं। 4% का माहौल बन रहा है तो 4% जो है 10 12 से ही आएगा। क्लियर? खाली यार दिमाग खराब कर देते हैं सब गलत सलत सवाल देके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक LCD टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना भाई? 1 लाख रुपए है। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, 1 लाख रुपए है। यदि इसके प्राइसेस वैल्यू में 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है तो 3 वर्ष की समाप्ति पर कितनी कीमत होगी? इसको प्रति वर्ष का है, कुछ चक्रवृद्धि वगैरह कुछ का। यदि इसके प्राइसेस वैल्यू में 10% प्रति वर्ष में ह्रास होता है ना, तो डायरेक्टली पूछा है। तो ये देखिए एक चीज है, यहाँ प्राइसेस की वजह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है लेकिन अपने तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, डायरेक्टली लगाना है। तो अविष्ट जो अगर हम वैल्यू समाप्ति पर कितना मूल्य होएगा तो डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे
क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बराबर जो होगा ए बराबर पी 1 प्लस आर अपन सॉरी प्लस नहीं होगा चूंकि हरास हो रहा है तो माइनस ले लेता हूं मैं आर अपन 100 की पावर टी कितना है भाई 3 वर्ष पी कितना है 50 और 1 माइनस आर कितना है 10% बटे 100 और टी कितना है 3। ठीक है, इससे मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का दे रखा है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 30। ठीक है, 30 से 30 फाइनली हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट यार, ये घटाना था तो 11 कैसे हो गया, फिर से 9 होगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने घटाया था तो 9 नेम 81, 81 नेम 729। ठीक है, तो 729। ठीक है, हाँ 729 हो गया तो 729 और 00 ये वाला ये हो जाएगा ए जो हरास के बाद मिल रहा है। तो 729 00 है करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। ये जो निकाला है ये कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एक 3 अंकी संख्या का 30% 190.8 है, उस संख्या का 125% क्या है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। वो मान लेते हैं वो जो संख्या है वो एक्स है, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 अंक का हो जो 4 अंक का, उससे क्या मतलब है। जब उसका 30% जो है 30% कितना है 190.8 है, तो 125% हम लोग निकाल लेंगे, वो संख्या हमारी फाइनली फाइंड हो जाएगी। तो है ना, ये वाला 0 वहाँ ले जाएंगे तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, 3 से डिवाइड करिए डायरेक्ट, तो 3 छक 18 और यहाँ पे बचा है फिर 3 3 9 फिर 3 छक 18, इतना हो गया x बराबर 6 3 6। ठीक है, और इसका जो है 125% निकालने के लिए कहा है तो 6 3 6 गुणे 125%, डायरेक्ट हम 125 ही कर लेंगे। क्लियर, तो अब 125% करेंगे तो ठीक है, इसको डिवाइड कर लें। 636 था, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 4, इसको 4 एकम 4 और यहाँ पे 23 हो जाएगा तो 4 पंचे 20 और 4 रेम 36। ठीक है, 5 नेम 45, 45 किस में 2 जगह पे भाई 5 है। फिर आगे चलते हैं 5 25, 25 में हम 4 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 6 होएगा। 25 में देखिए फिर से देख लेता हूँ, 5 नेम 45, 45 का 5 5 25, 25 में हम 4 जोड़ेंगे ना, तो 25 में 4 जोड़ रहे हो तो 9 होगा, 6 कैसे होगा यार। फिर 5 एकम 5, 5 का 5 ही रहेगा, 5 का 5 25, 5 2 7 भी तो होगा, क्या दिमाग खराब कर रखा। करेक्ट आंसर 7 9 2। ठीक है, 2 हासिल भी था, 7 9 5 होएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर तीसरा होएगा। चलिए आगे चलते हैं, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 अनुक्रमिक विषम संख्याएं ए बी सी डी ई, औसत इतना है, सी और ई का गुणनफल क्या होगा। अनुक्रमिक विषम संख्याएं हैं। अनुक्रमिक सीधी सी बात है, ध्यान से समझिए। अनुक्रमिक का मतलब है कि वो जो है मतलब क्रम से मतलब कम होती जा रही हैं। ठीक है, और इन सब का जो है 5 अनुक्रमिक विषम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत जो है 95 है। तो औसत 95 है और 5 संख्याएं हैं, तो कैसे निकालेंगे भाई। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का है, यानी इन सब का योग अगर निकाला जाए तो 5 25 का 5 और 5 ने 45, 45 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47 475। 475 आ रहा है, तो किस तरीके से निकाला जाए यार कि कुछ तो बात बन जाए, किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये लगभग 95 के आसपास ही है,
तो एक चीज़ मैं बताऊं, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए, 95 दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। बताइए, सोचना थोड़ा सा सोचना चाहिए था ना। जो औसत होती है वो हमेशा जब अनुक्रमिक होती है तो उसके बीच वाली संख्या का ही वैल्यू होता है, वो जो क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, तो 95 सी हो गया। तो पूछा है सी और ई का गुणनफल पूछा है, सीधी सी बात है, सी और ई का। तो सी यहाँ है और ई यहाँ है, तो सी 95 है, और डी के बाद देखिए 95 के बाद 97, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 99, ये वाली 99 होगी। सवाल लगाने की क्या जरूरत है यार। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए डायरेक्ट देखते हैं, 9 पचे 45, 5 आ रहा है क्या, 2 जगह पे आ रहा है। ठीक है, आगे फिर चलना पड़ेगा। 9 नेम 81, 81 में 4 जोड़ेंगे 85 होएगा। फिर से वही काम हम लोग करेंगे, तो 5 0 8 5 13 1 14, और यहाँ पे 94 05, करेक्ट आंसर 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक ध्यान देंगे, सी दिया था ये मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो औसत जो है वो बीच वाली संख्या ही होती है। चलते हैं आगे। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो देखिए लाभ निकालना है। देखिए मान लेते हैं यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना परसेंट है, तो विक्रय का मान लेते हैं विक्रय x है। ठीक है, तो क्रय कितना हो जाएगा, क्रय हो जाएगा उसका 95%। पूरा हम लोग 95 है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे आपकी भाई इसमें तो आपने कम किया नहीं या ज़्यादा किया नहीं। ठीक है, तो इसमें नहीं कम होगा क्योंकि वो डायरेक्ट वही सेपरेट वैल्यू है ना, ह्रास वगैरह नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं माइनस कर लूँगा, विक्रय में से क्रय को घटाऊंगा, तो क्या कर लूँगा यहाँ पे 100। देखिए सॉल्व करूँगा, 100x माइनस 95x, तो क्या बचेगा 5x बटे 100। पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा, यानी कि x बटे 20। देखिए ये लाभ आया है, विक्रय में से क्रय को घटाते तो लाभ आता है। तो जब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा हम क्या निकालते हैं, बटे क्रय मूल्य रखते हैं। तो 95x/100। ठीक है, तो ये यहाँ है, ये सब यहाँ आएंगे, ये ऊपर जाएंगे महोदय। ठीक है, तो या इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, छोटा करना है तो कर लीजिए जैसे इसका डायरेक्ट आया था, या नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, और ये ऊपर सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में ले जाता हूँ। देखिए यहाँ पे ला रहा हूँ इसको छोड़ के, तो 100x और गुणे 100, ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ये जो 20 है वो नीचे आ जाएगा, बटे 20 गुणे 95x। ठीक है, तो x से x कट गया, 20 पंचे 100, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 कम 5 5 ने 45। अब भैया आ गया 100/19। अब जब 100/19 आया है तो उसको तो दशमलव में निकालना ही पड़ेगा ना, दशमलव में ही आंसर है। चलिए डायरेक्टली अगर मतलब हल्का फुल्का देख लिया जाए तो देखिए 5 बार में जाएगा क्या, 5 बार में जाएगा। देखिए 9 5 45, और यानी कि 95 तो हो रहा है, बचा हुआ 5, तो डायरेक्ट हम देख लें तो 5 बार में जा रहा है तो दशमलव में जाएगा, तो यही करेक्ट आंसर होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो 19 से हम लोगों ने किया था क्योंकि 20 पंचे 100 होता है और 19 पंचे 95 होता है, तो अभी बचा था, करेक्ट आंसर ये आ गया। ठीक है, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देखिए, ये देखिए ऐसा भी सवाल देता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पे माइनस क्वेश्चन मार्क रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको 7429 माइनस 4358, और ये भी आएगा तो इधर माइनस होएगा 8 5 9 7, तो माइनस माइनस पहले जोड़ लीजिए फिर इसको घटा लीजिए, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 15 और 9 3
देखिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ घटाना में टाइम तो लगाएगा वो। फिर 9 5 14, 14 1 15, 5 3 8, 8 1 9 और 8 4 12, 12 का 12 ही रहेगा। यहाँ पे 7 4 2 9 घटा लेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, 12 5 इतना में से कितना घटाना है, 9 2 4 7 इतना घटाना ना। घटाइए, यहाँ पे देखिए 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा। किसी का मिला 6? अरे हर जगह है यार। यहाँ पे देखिए 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अभी भी है, कोई बात नहीं, अब पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 में 7 घटाएंगे 5 बचेगा। तो 55 26, ये माइनस का आ रहा है, ये भी माइनस का क्वेश्चन मार्क था, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो 55 26 करेक्ट आंसर आएगा। देखिए जोड़ घटाना भी देता है और उसमें टाइम ठीक ठाक कंज्यूम करा लेता है। 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए हमें क्या कर रहा है ना, हमें ये देखना है कि 3 मेल इज इक्वल टू 5 फीमेल, ये ध्यान देना है। किसी का भी वैल्यू, इसमें क्या कर रहा है, उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, कौन, 6 आदमी और 5 महिलाएं। किसी के भी रेशियो में आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, यानी एक मेल का निकालना चाहें तो एक मेल बराबर 5/3 फीमेल, इतनी महिलाएं होंगी। क्लियर है। तो कह रहा 6 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर के कितने काम को कर सकते हैं। तो चलिए मैं 6 मेल प्लस 5 फीमेल का काम खत्म मतलब दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि जो एक महिला है यानी एक आदमी है वो भी 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है और 5 महिलाएं जो हैं वो भी 12 दिन में कंप्लीट कर रही हैं। तो ठीक है, फिर क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। 6, यहाँ पे 6 कॉमन है, एक मेल बराबर क्या हो जाता है, 5/3 फीमेल और प्लस 5 फीमेल तो ही हैं। अब इनका जो है कार्य, पहले इनको सॉल्व कर लें या कार्य क्षमता निकाल लिया जाए। ये दोनों इतने इतने दिनों में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए अच्छा फीमेल में आ गया है, तो ठीक है, अच्छा इसको मैं सॉल्व ही कर लूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ही रखता हूँ, 5 फीमेल और प्लस 5 फीमेल, टोटल कितने हैं, 5 महिलाएं हो गई। तो एक जो 5 महिलाएं हैं वो 12 दिन में काम को कंप्लीट करती हैं। तो यार इसको पूरा सॉल्व करके आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 15 महिलाएं हो रही हैं, टोटल 15 महिलाएं हो रही हैं सॉल्व करने पर, यानी कि ये 3 गुना हो रहा है, 5 × 15 3 गुना हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 दिन में काम करते हैं कंप्लीट 5 महिलाएं, इतने दिन में 5 फीमेल जो है इतने दिन में करती हैं। तो यहाँ पे 15 महिलाएं 3 गुना हो गई हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनली 3 से भाग करा देंगे। तो अब जो कार्य क्षमता हो गई है, यानी कि जो कार्य क्षमता होगी बढ़ गई है, 3 गुना बढ़ी है ना। देखिए जब कार्य क्षमता बढ़ेगी तो नीचे की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, नीचे की वैल्यू हमेशा कम होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 चौको 12, तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, या एक एक जगह पे इनका रख के 1/12 और यहाँ पर भी 1/12 रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर फिर 3 आएगा तो फिर से 3 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, है ना। क्लियर, क्योंकि ये 2 है और यहाँ पे 1, तो सॉल्व करेंगे फिर से 3/12 ही आएगा, काटेंगे तो 1/4 ही आएगा। तो 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आगे, एक कार 25 किलोमीटर घंटे की गति से 75 किलोमीटर दूरी तय करती है। वह सफ़र के अगले 25 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर की घंटे की गति से तय करती है तथा अंतिम 50 किलोमीटर दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। कार की औसत गति क्या है। तो ये पुराना वैसा ही सवाल था है। औसत गति आप सीधा कुछ मत करिए, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या है, 75 किलोमीटर, फिर क्या है 25 किलोमीटर, फिर क्या है 50 किलोमीटर, और बस इतना ही है। इसको जोड़िए तो कितना हो जा रहा है, 25 75 100 150 किलोमीटर, यानी कुल दूरी बटे कुल समय डायरेक्ट निकालिए समय। तो 25 किलोमीटर तो 25 × 75, यानी कि 3 घंटा यहाँ और 55 25 5 घंटे यहाँ और 25 दूनी 50 2 घंटे यहाँ। तो 3 2 5 5 10, यानी कि टोटल जो हमारा आंसर आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है औसत गति हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है,
ऐसे आप कुछ करेंगे तो पक्का गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा आसान तरीके से दे रखा है, तो डायरेक्टली आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। एक व्यक्ति और एक ही दिन पैदा हुए एक जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। पिता की आयु का उसके बेटे की आयु से अनुपात 5:2 है। पिता की आयु क्या है? एक व्यक्ति और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है, यानी कि जब उनकी आयु वहां पे 0 थी, वर्ष में अगर देखें तो 0 थी। ठीक है, पूछा क्या है? पिता की आयु तथा उसके एक बेटे की आयु का अनुपात 5:2 है। 5:2 है, सिर्फ एक बेटे का निकाल रहे हैं, तो पिता की आयु क्या होगी? ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है 30 वर्ष वो जो निकाला है, 30 वर्ष है, तो वो क्या है? बटे 3, क्योंकि 3 लोग हैं। एक तो जो पिता है वो है, और प्लस उसी दिन जो पैदा हुए बच्चे। ठीक है, तो 2 बच्चे हैं, तो एक ही दिन पैदा हुए थे, उनकी जो औसत आयु है, तो 2 सन है, टोटल 2 सन है। उसी दिन की बात कर रहा है क्या? तो 90F+2S इस तरीके से। यहाँ पे क्या है? तो वो पूछा है अच्छा, अनुपात दे रखा है ना, तो ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अनुपात दे रखा है, तो एक का यहाँ पे आ जाएगा 5x, एक का 5x आएगा, और दूसरे का जो बेटा है उसका, तो यानी s सन का जो हो जाएगा 2s। तो एक का है सिर्फ, तो एक का रखूंगा मैं 2x, x मान लेते हैं, तो अलग अलग आ जाएगी ना आयु, 2x ऐसे। इतना हो गया, और ये 90 अभी भी है, तो 5 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 लोगों का आएगा ना डायरेक्ट, तो 4 और 5 9, 9x हो गया। डायरेक्ट हम x की वैल्यू हमारा आ जाएगा, बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा? 10। पिता की आयु क्या है? पिता की आयु क्या हो जाएगी? 50 वर्ष होएगी। 5 10 में 50, x बराबर क्या है? 10 है, तो पिता की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 साल। मान ज्ञात करना है, तो इसको भैया अंडर रूट में है, पहले है तो बड़ी समस्या में, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है इसको गुणे में 1/5 कर लीजिए। तो पहले इसको छोड़ के इतने सॉल्व करेंगे, तो 5 3 15 कर लेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 3 6 18, और 3 1 3, 3 1 4, -8 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 400। तो अंडर रूट में भाई 400 है, तो ये 20 का ही आएगा ना, करेक्ट आंसर 20। ठीक है, पानी से भरे एक पात्र का वजन 40 किलोग्राम है। यदि उसे आधा भरा जाता है, इसका वजन 30 किलोग्राम हो जाता है। खाली पात्र का वजन कितना है? तो यार ये बताइए, इसमें कह रहा है कि एक भरे हुए पात्र का वजन 40 किलोग्राम है, यदि उसे आधा भर दिया जाए तो 30 किलोग्राम हो जाता है। तो 10 किलोग्राम कम हुआ ना, 10 किलोग्राम कम हुआ, तो टोटल आधा पानी और जो बचा होगा वो भी 10 किलोग्राम होगा। तो 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 किलोग्राम। तो खाली पात्र हो गया ना यार, सो लगाने की क्या जरूरत है, लग गया। और ये जो है आपका लास्ट सवाल है, यदि 7 सही 1/2% प्रति वर्ष की दर पर एक निश्चित धनराशि पर 15 महीनों के लिए, ये प्रति वर्ष का है, ये 15 महीने हैं, 15 महीनों के लिए साधारण ब्याज उतनी ही धनराशि पर 12 सही 1/2% की दर पर 8 महीनों के लिए साधारण ब्याज 32 रुपये हो जाती है, तो धनराशि कितनी है? धनराशि कितनी है? ये तो देखिए दर दे रखा है, रेट, और उसके बाद है तो एसआई का ही, सिंपल इंटरेस्ट का ही, और 15 महीनों के लिए साधारण ब्याज उतनी ही धनराशि पर, यानी कि सेम जो मूलधन है वो सेम ही है। ये फिर से गड़बड़ होने लगा, 1 मिनट। ठीक है,
तो इसका जो है हमें करना क्या होगा एक्चुअल में, देखिए अलग अलग लगाएंगे तो हमें फिर कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि SI भी रह जाएगा और P भी रह जाएगा, है ना। तो जब धनराशियाँ सेम टू सेम हैं तो मान लिया जाएगा कुछ, है ना। तो मान लेते हैं जो P है वो X है या P ही मान लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग SI निकाल रहे हैं, SI बराबर X यानी कि, और R कितना हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 एक 15, 15/2 ये प्रतिवर्ष है, और ये 15 महीने हैं। 15 महीने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है 12 और प्लस 3, ठीक है। तो 3 को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 3/12, तो यानी कि 1 सही 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो टाइम आ रहा है 1 सही 1/4, तो 4 1 4 और 4 1 5, 5/2, ये क्या है, टाइम भी आ गया। तो PRT/100, ठीक है। अब ये दोनों नीचे आएंगे, SI बराबर हमारा निकल आएगा, या X बराबर हमारा निकल आएगा। तो X ही निकालना है, कुल मिला के X निकाल लेंगे तो बेहतर रहेगा। X निकाल लेंगे तो उससे हमें उसमें उससे जो हमें पावर प्राप्त मिल जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज आमतौर पे अगर X मानेंगे तो X के टर्म में ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए अभी दूसरा देख लेते हैं, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 5 15 और 5 चक्कू 20। तो SI बराबर क्या हो गया, 3x/16। ये जो है सिंपल इंटरेस्ट आया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट से काम चलेगा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे क्लू दिया हुआ है कि 8 महीनों के लिए साधारण ब्याज 32.50 रुपये अधिक हो जाता है। यही क्लू है, अधिक हो जाता है। और 12 सही 1/2 दर पर, रेट पर, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे तो देखिए 32.50 यानी 32.5 रुपये जो है एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना। तो सेम प्रोसीजर में हम लोग करेंगे तो घटाएंगे, जो एक्स्ट्रा वाला है उसको हम लोग निकालेंगे। देखिए SI बराबर, देखिए SI एक्स्ट्रा हो रहा है, और किससे एक्स्ट्रा हो रहा है, इससे एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसी में से घटाएंगे ना। तो पहले देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व कर लें फिर इसको आगे देखेंगे। 8 महीने को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वर्षों में, तो 8/12, 8 में से आप 6 को निकाल सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, और अभी भी ऐसा ही है कुछ 2/3 वर्ष, तो 2/3 वर्ष ही रखना पड़ेगा ना। और ये 25/2 है, ठीक है। चलिए अब इस वाले का SI जो है SI माइनस SI ही करेंगे ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, घटाते हैं डायरेक्टली। देखिए ये जो आया था हमारा पास कितना, 3x/16 माइनस, इसका हम अलग ही लगा के तब घटा लें तो SI बराबर क्या हो जाएगा, PX ये है, R 25/2 है, और ये जो आ रहा है 2/3 टाइम बटे 100, 25 चक्कू 100, और बस ये 2 भी है, 2 दूनी 4, यानी इस 2 से 2 इसको काट लेते कोई बात नहीं था। अब ऊपर क्या है, कुछ नहीं बचा है, नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ये नीचे आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/12, ठीक है, x/12। अब इसको हम लोग देखिए SI दोनों का SI जब हम घटाएंगे तो इतना अंतर आ रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब तो 12 36 में से 16x घटाएंगे और बटे 16 गुणे 12 यहाँ है बराबर 32.50, यहाँ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 20/16 गुणे 12 बराबर 32.5। तो इस 0 से इसको हम रिप्लेस कर लेंगे और ये 2 छंग 12 होएगा, और फाइनली अब सब का सब गुणा कराना है तो हमारा x आ जाएगा, ठीक है।
तो x बराबर गुणा करते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि दशमलव में नहीं आएगा। जब दशमलव में नहीं आएगा तो वैल्यू इतनी बड़ी ही आनी चाहिए। 312 तो कम हो रहा है, क्योंकि देखिए 16 और 6 भी है और प्लस 3 2 5 भी है ना। तो फाइनली हमारा जो गुणा कराएंगे तो आपका 31 20 ही आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये था आपका आखिरी सवाल, ठीक है। और ये आपको सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ऐसे टाइम कंज्यूमर जो है आमतौर पे टाइम कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ख़त्म होता है। जब आप डायरेक्ट लगाएंगे अपने आप तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।